बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना CS 610 का लेक्चर 2। तो वीडियो के अंत तक लाजिम वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मिस ना हो। तो वीडियो जो है अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने हैं अपने मोटिवेशन एंड टूल्स। तो वो सबसे पहले देखते हैं रिसोर्सेज शेयरिंग क्या होती हैं। देखो, रिसोर्सेज शेयरिंग जो है वो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। रिसोर्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, आपका प्रिंटर, आपका कंप्यूटर, आपकी फाइल्स वगैरह। शेयरिंग का क्या मतलब होता है? मिलके यूज़ करना। तो रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है जो चीज़ें अवेलेबल हैं और उन्हें मिलकर यूज़ करो, ठीक है। तो वो रिसोर्स शेयरिंग होता है। जैसे हमारे पास एक ऑफिस है, उसमें 10 वर्कर्स हैं। अब हर जो वर्कर्स है उसको अलग प्रिंटर दें तो कितना ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इसलिए एक प्रिंटर लगा लो, सब मिलकर यूज़ करें। तो ये होता है हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। तो इसका गोल क्या होता है? तो नेटवर्क में जो भी चीज़ हो, चाहे वो प्रिंटर हो, फाइल हो, सॉफ्टवेयर हो, कोई भी यूज़र हो, यूज़र जो है सेस कर सके, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी बैठा हो, वो आपकी जो चीज़ें हैं वो सेस कर सके। जैसे हम घर में बैठे हों तो हमारे जो ऑफिस की फ़ाइल हमें चाहिए, तो नेटवर्क से सीधा घर बैठे एक्सेस कर लो आप। उठकर जो ऑफिस जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिसोर्स शेयरिंग ने क्या है, हमारा काम जो है वो बहुत हद तक ईजी बना दिया। लाइक हमें फिजिकल जो है वो जाना नहीं पड़ता, हम घर बैठे ही अपना काम जो है वो बहुत ईजी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि पहले रिसोर्स शेयरिंग क्यों शुरू हुआ था। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है आप लोगों ने। लोग सोचते हैं कि रिसोर्स शेयरिंग प्रिंटर और स्कैनर शेयर करने के लिए शुरू हुई है, लेकिन ये गलत है। असल वजह यह है कि पुराने ज़माने में जब 1960s का दौर था तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगा होता था। इतना महंगा होता था कि गवर्नमेंट भी हर साइंटिस्ट को अलग अलग कंप्यूटर जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती थी। तो आजकल जो है वो MRI मशीन है, उसके बारे में सोच लेते हैं। एक MRI मशीन है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर मिलकर ही एक मशीन यूज़ करते हैं। अगर हर डॉक्टर को अलग MRI मशीन दें तो कितना ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा उस हॉस्पिटल को। बिल्कुल उसी तरह साइंटिस्ट भी एक पावरफुल कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के ज़रिए मिलकर यूज़ करते थे, जिससे साइंटिस्ट को जो काम करना होता था वो उस हिसाब के साथ कंप्यूटर जो है वो उसको यूज़ कर लेते थे। नेक्स्ट है हमारे पास ARPA, जिसको हम कहते हैं एफर्ट ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसने क्या किया था? तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट। जो हमारे पास ARPA है, एक अमेरिकन गवर्नमेंट की एजेंसी थी। उन्होंने सोचा था कि हमारे सब रिसर्चर्स को लेटेस्ट कंप्यूटर एक्सेस मिलने चाहिए, लेकिन कंप्यूटर्स अलग अलग जगह थे, तो उन्होंने नेटवर्किंग में पैसा लगाया। उन्होंने दो न्यू आइडियाज़ लिए हमारे पास, एक था पैकेट स्विचिंग और दूसरा था इंटरनेट वर्किंग। पैकेट स्विचिंग क्या था? डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर भेजो। जैसे अगर हमारे पास 100 पेजेस की किताब है जो कॉरियर को हमने देनी है, तो एक साथ भेजना जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो, तो हर पेज अलग अलग भेज दो, डेस्टिनेशन पर जमा कर लो। तो इस तरह जो आपका डाटा है वो सेवली चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट नेटवर्किंग। अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ दो, जैसे स्कूल का नेटवर्क, हॉस्पिटल का अलग नेटवर्क, दोनों को जोड़ दो और दोनों को एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इन दोनों आइडियाज़ की वजह से जो हमारे पास ARPANET है वो बनाया गया था। ये जो है वो दुनिया का पहला नेटवर्क था और आगे चल के इसी के थ्रू ही जो है हमारा इंटरनेट बना था। तो इंटरनेट हमारा कब बना था? 1970s में बना था। ये जितने भी हाईलाइटेड है ना आपके पास, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपकी MCQs के लिहाज से। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की ग्रोथ कैसी हुई? तो 1970s में ये बना था इंटरनेट। फिर जब इंटरनेट इतनी तेज़ी से ग्रो किया कि हर 9 से जो 10 महीने के दरमियान है ना आपका इंटरनेट डबल होता जाता था। जैसे एक साल में अगर एक बंदे ने यूज़ किया तो नेक्स्ट साल उससे डबल, नेक्स्ट साल उससे डबल, तो ये क्या डबल होता गया बहुत ज़्यादा। तो इंटरनेट की ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी के साथ गई थी। तो जो लॉग स्केल ग्राफ है ना आपका, यहाँ पे एक सीधी लाइन लगती है, मतलब ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंसी और तेजी से होती रही थी, यानी रुकी नहीं थी कहीं पे भी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिंग द इंटरनेट, यानी इंटरनेट क्या है। तो जब पहले कुछ कंप्यूटर्स थे लोग मैनुअली काउंट करते थे, लेकिन जब मिलियंस ऑफ कंप्यूटर हो गए तो लोग उन्होंने मैनुअली काउंट करना इम्पॉसिबल हो गया। लाइक वो उन्होंने करना ही छोड़ दिया। तो एक ऑटोमेटिक टूल बनाएगा जो चेक करे कि कौन सा कंप्यूटर ऑनलाइन है और कौन सा नहीं है। तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिंग द इंटरनेट। नेक्स्ट हमारे पास है पिंग प्रोग्राम। ये क्या होता है? सोचो तुम किसी को आवाज़ देते हो, हेलो क्या तुम वहीं पे हो? अगर वो जवाब दे तो मतलब वो ऑनलाइन है। बिल्कुल उसी तरह पिंग भी काम करता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पैकेट भेजता है। अगर जवाब आए तो वो कंप्यूटर ऑनलाइन है। जैसे जैसे हमने ना 5 पैकेट भेजी हैं, ठीक है, search.com को, ठीक है, और तुम्हारे कंप्यूटर ने वो 5 पैकेट जो है वो वापस रिसीव हुई हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो वाकई ही ऑनलाइन है, ठीक है। तो इस टाइम को हम क्या कहते हैं? हमारे पास राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है।
तो पिंग जो है वो ये भी बताता है कि आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, पैकेट का सीक्वेंस क्या है, कितना टाइम लगेगा, और इसको हम राउंड ट्रिप टाइम भी कहते हैं, ठीक है। अब पिंग में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। पिंग एक सिंपल टूल है, लेकिन इसके कुछ मसले भी होते हैं। अगर पिंग का जवाब ना आए तो पिंग जो है ये नहीं बता सकता कि क्यों जवाब नहीं आया। तो इसके 3 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये है कि रिमोट कंप्यूटर का मसला, जिसे कंप्यूटर को पिंग किया वो ख़राब है। नेक्स्ट है हमारे पास लोकल कंप्यूटर माइट हैव अ प्रॉब्लम, तुम्हारा अपना जो कंप्यूटर है वो ठीक नहीं है। और थर्ड है हमारे पास कंजेशन, यानी रास्ते में ट्रैफिक जैम या पैकेट खो गया है जिसकी वजह से, यानी वो गुम हो गया जिसकी वजह से वो वापस नहीं मिला। तो कुछ कंप्यूटर जो है वो पिंग टैग जो है वो रिजेक्ट भी कर देते हैं, ताकि जो फ्लडिंग अटैक है उससे बचा जा सकते। फिर जो पिंग है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। जो नेटवर्क के एडमिन्स हैं उनको कोई मसला पता ही नहीं चलता। पहले पिंग जो है वो करते थे, लेकिन अब जो है वो उसको मना कर दिया, क्योंकि वो रीजन नहीं बताता कि हमारा डाटा अगर रास्ते में रुक गया है तो वो क्यों रुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेसिंग आर आउट। तो पिंग से प्रॉब्लम क्या थी? पिंग सिर्फ ये बताता था कि कंप्यूटर ऑनलाइन है या नहीं है, तो रास्ते में क्या हुआ ये नहीं बताता था। तो इसके लिए हमने जो ट्रेस राउटर है वो यानी डिवेलप करवाया। तो इससे क्या हुआ, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो दिखाता है। बीच में जो कुछ भी हो कंप्यूटर के साथ सब की डिटेल्स भी देता है। जैसे हमारे पास हम लाहौर से कराची जाते हैं, ट्रेस रोड में हमने बताया पहले हम लाहौर गए, फिर फैसलाबाद गए, उसके बाद मुल्तान गए, देन सखर गए, देन कराची गए, ठीक है। तो हर स्टॉप की डिटेल और उसमें कितना टाइम लगा है ये सब कुछ पता चलता है। तो जो हमारी पिंग की जो प्रॉब्लम थी वो हमारे ट्रेस राउटर ने आकर सॉल्व कर दी। तो हमें ये सारी जो है जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी देता था। तो इससे हमारा काम जो है वो ईजी हो गया। नेक्स्ट जो है चैप्टर 3, इसमें जस्ट आपको ये बताया गया जो आपका चैप्टर 4, 5 और 6 है। ये जो लास्ट आपका जो सब्जेक्ट था आपका CS 601, ठीक है, उसमें आपने ये ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ये जो कोर नेक्स्ट चैप्टर्स हैं आपके 4, 5, 6, ये जस्ट आपकी जो है ये आपकी रिवीजन के लिए। इनमें आपका ना ही कोई असाइनमेंट आएगा, ना कोई क्विज आएगा, और आपकी एग्जामिनेशन में भी ये नहीं आएगा। ये जस्ट आपकी ओवरव्यू के लिए है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 4, 5, 6 चैप्टर जो है वो कवर करेंगे और नेक्स्ट सीरीज इंशाल्लाह जारी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लाजिम बताइएगा, और एज सुन एज पॉसिबल बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। और कुछ चीज़ समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लाजिम पूछिएगा। एज सुन एज पॉसिबल जो है आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश की जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।